नमस्ते। आज हम पीआईबी अप्रैल 2 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला न्यूज़ है मेक इन इंडिया एंड द कैपिटल गुड्स रेवोल्यूशन। So, if you see, India is in the third position. So, India is the third largest market for the construction equipment. Remember, India is the third largest market for the construction equipment. Or at the present, if you see, the capital goods industry contributes really 1.9% of the GDP. Okay, ये capital goods क्या होता है? ये ना जिससे हम और goods और services बनाते हैं ना, उसे कैपिटल गुड्स हम बोलते हैं। जैसे मिशन, इक्विपमेंट, इससे हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। ये कैपिटल यूज एंड यूज नहीं है। जैसे हम बिस्किट्स, ये सब ना बिस्किट्स हैं, और अगर आप स्टेपलर्स, सेलोटेप्स, ये सब एंड यूज हैं। लेकिन ये कैपिटल गुड्स हैं जिससे हम और गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। तो कैपिटल गुड्स कंट्रीब्यूट 1.9% ऑफ द जीडीपी। तो आप देखें तो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंडिया में फाइनेंशियल 24 में देखें तो इट इज अराउंड 1.8 लाख करोड़, तो 180,000 crores, so which means around 1.8 lakh crore it is the capital goods production in financial 24। और एक्सपोर्ट देखें तो अराउंड 40,000 crore, so export is around 40,000 crore और प्रोडक्शन इज अराउंड 1,80,000 crore। तो एनवायरमेंट कैसा, अब हमारा कैपिटल गुड्स सेक्टर का एनवायरमेंट इंडिया में वो कैसा है? तो नो इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सेक्टर। नेक्स्ट, एफडीआई अप टू 100% इज परमिटेड ऑन द ऑटोमेटिक रूट। दो रूट होते हैं एफडीआई में, दो रूट होते हैं, एक है ऑटोमेटिक और दूसरा है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में आपको प्रायर से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना चाहिए, उसके बाद ही आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना ऑटोमेटिक रूट है, प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए और 100% एंटायर एफडीआई 100% वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में। ओके, 100% परमिटेड इन कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन एक्सेप्ट फॉर द कंट्रीज हैविंग लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। जो भी कंट्री हमारे साथ लैंड शेयर कर रहे हैं, जैसे नेपाल है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, सो ये कंट्रीज हमारे साथ लैंड शेयर कर रहे हैं, उनके लिए 100% ऑटोमेटिक रूट अवेलेबल नहीं है और बाकी कंट्रीज के लिए ये अवेलेबल है। नेक्स्ट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जितना चाहिए कैपिटल गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजाइन एंड ड्राइंग टू द फॉरेन कोलैबोरेटर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। आप कुछ टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी डिजाइन कुछ खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री से, सो जितना भी चाहिए आप खरीद सकते हैं और उसके लिए जितना भी चाहिए पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, आप यूनियन बजट 2026 में देखें तो उन्होंने प्रपोज किया है कि एड 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, और 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, 35 एडिशनल फॉर ईवी बैटरी और 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टू द लिस्ट ऑफ एक्सेम्प्टेड कैपिटल गुड्स। एक्सेम्प्टेड कैपिटल गुड्स का मतलब है कि इसमें टैक्स कुछ नहीं होगा। ओके, 35 ईवी, 28 मोबाइल फोन इन एक्सेम्प्टेड कैपिटल गुड्स। तो नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी है 2016 में भी फ्रेम हुआ था। तो इसमें ना टारगेट थी कि कैपिटल गुड्स सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फ्रॉम 12% टू 20%। तो पहले 2016 में यह कैपिटल गुड्स कंट्रीब्यूट कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सिर्फ 12%, लेकिन अब वो 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सच ए ह्यूज इंक्रीज इन द पास्ट 9 years। Next, aiming to more than double the production and increase exports to at least 40% of the total production। So, जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसमें एटलीस्ट 40% हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये है इसका टारगेट। नेक्स्ट, 2014 में एक फेज वन स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर फेज 1 लॉन्च हुआ था और फेज 2 लॉन्च हुआ था 2020 में। फॉर एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड्स, सो इंडियन कैपिटल गुड्स को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए स्कीम फेज 2 लॉन्च हुआ था 2022 में और इसका आउटले था 1207 crores और बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट 975 crores देंगे और इंडस्ट्री 232 कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, आप 2022 याद कर लीजिए और फाइनेंशियल आउटले 2200 crores वो याद कर लीजिए। तो इसमें 6 कंपोनेंट है। पहला है एडवांस सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस, तो एक्सेलरेटिंग R&D। तो R&D बहुत इंपॉर्टेंट है ना कैपिटल गुड्स में। सो फर्स्ट है एक्सेलरेटिंग R&D। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग फैसिलिटी, तो ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब कंस्ट्रक्ट करना है। पहला है R&D। दूसरा है इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर, वह ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, R&D सर्विसेज होगा। तीसरा है स्किलिंग इन कैपिटल गुड्स सेक्टर, तो हमको चाहिए, लोग चाहिए ना बनाने के लिए, तो उनको स्किल करना चाहिए, तो डेवलपिंग क्वालिफिकेशन पैकेजेस फॉर स्किल लेवल्स।
नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, तो एनहांसिंग द टेस्टिंग फैसिलिटी, जो भी कैपिटल गुड्स हमने बनाए हैं वो टेस्ट करना है, तो टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स, दिस इज द फोर्थ कॉम्पोनेंट। फिफ्थ कॉम्पोनेंट है इंडस्ट्री एक्सेलरेटर फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी उपयोग करना है। हमने पढ़ा था कि हम कितने भी चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं फॉरेन से और पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन हम rather than importing we should create our own technology, that is also very important so that the import dependence reduces, ये है फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल्स, तो six web based technology innovation platform launched under phase 1 continue to be supported in phase 2। तो पहला है R&D सेंटर, दूसरा है इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर, तीसरा स्किलिंग, फोर्थ टेस्टिंग, फिफ्थ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और सिक्स्थ innovation portals। Okay, these are the six components under the phase 2। Remember 2022 launch और financial outlay है 1200 crores। Next is Government of India spurs chip manufacturing with fiscal support। तो हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2024 में और इसका टोटल आउटले है 76,000 करोड़। रिमेंबर द अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 76,000 करोड़। तो ये मनी कहाँ उपयोग होगा? डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इस दोनों में उपयोग होगा। तो कहाँ कैसे सपोर्ट देंगे? सो फिजिकल सपोर्ट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, हाउ मच? अप टू अ लिमिट ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट in case of semiconductor fabs में 50% of the project cost, और in case of display fabs में 50% of the project cost। Remember semiconductor fabs and display fabs दोनों में 50% of the project cost। Next again 50% of the capital expenditure on semiconductors, compound semiconductors, silicon photonics, sensors, discrete semiconductor fabs, outsourced semiconductor, ये सब में 50%। तो पहले भी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, दोनों सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स, और इसमें भी 50% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका टोटल आउटले याद रख लीजिए 76,000 करोड़। और इंसेंटिव भी मिलेगा, कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा ऑफ अप टू 50% ऑफ द एलिजिबल एक्सपेंडिचर अप टू अ सीलिंग ऑफ 15 करोड़। तो प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव 50%, लेकिन उसका कैप है 15 करोड़। अब ऐसे ही डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है 6% to 4% on the net sales over the 5 years with the ceiling of 30 crores। Remember product design का कैप है 15 crores और deployment linked incentive का कैप है 30 crores, उससे डबल। ओके, और इंसेंटिव भी 6% to 4%, ऊपर हमने देखा कि 50%, लेकिन ये on net sales 6% to 4%। So over the 5 years, right, first year you will get 6%, next 5%, it will reduce up to 4%, in the 5th year you will get only 4%। so this is the deployment linked incentive। The government has approved modernization of the semiconductor laboratory Mohalli। So government approved 5 semiconductor manufacturing projects, 1 semiconductor fabrication facility and 4 semiconductor assembly ATMP and OSAT। ATMP मतलब है assembly testing marketing और OSAT outsourced semiconductor assembly and test। तो 5 facility, 5 semiconductor manufacturing projects को government ने approval किया है। और उसके साथ MOU भी साइन किए हैं यूएसए, जापान और यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर के साथ, ये सेमीकॉन को बढ़ाने के लिए, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फ्यू डेटास। रिमेंबर द टोटल आउटले 76,000 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने देखा कि सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स दोनों के लिए 50% मिलेगा, और इसमें प्रोडक्ट लिंक्ड डिजाइन, सी प्रोडक्ट डिजाइन में इंसेंटिव है 50%, मैक्सिमम 15 करोड़। डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव है मैक्सिमम कैप 30 करोड़। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्लीज पे अटेंशन। तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन लॉन्च किया है? नीति आयोग। सो नीति आयोग रिलीज दिस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स विच कवर्स 18 मेजर स्टेट्स। ओके, तो इसमें ना उन्होंने रैंकिंग किया है बेस्ड ऑन द फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, द एक्सपेंडिचर, the revenue, that is the income of the state, the debt. If the expenditure is more than revenue, then the states have to borrow, right? That is called debt. So all this is covered, and based on that the ranking is provided। The first place Odisha, second Chhattisgarh, third Goa, fourth Jharkhand और fifth है गुजरात। Remember the 5 states, it is very important, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि which of the following is not one of the 5 states। okay, मैं एक ट्रिक बोल देती हूँ, OCG। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट जीजाजी, ऐसे याद रख लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट जीजाजी।
So overconfident. Odisha, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand, Gujarat. Okay, so Odisha you remember 67 and Chhattisgarh is 55. Remember this, very very important. 67, 55 and 53. ये तीनों का स्कोर भी याद रख लीजिए. तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स प्रिपेयर करने के लिए डेटा कहां से मिला? डेटा मिला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा प्रोवाइड किया है फॉर द विच ईयर? फॉर द फाइनेंशियल 23. ओके, रिमेंबर दिस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इज फॉर फाइनेंशियल 23. तो क्या है ऑब्जेक्टिव इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का? टू प्रोवाइड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द फिजिकल हेल्थ अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स, then to identify areas of strength and concern in the state's physical management, to promote transparency, accountability and prudent fiscal management, to assist policymakers in making informed decision. This is very generic in nature. So एक या दो बार पढ़ लीजिए, इसमें कुछ डेटा नहीं है याद करने के लिए. Just understand this. It is very, that is not more very important. Understand the objective. तो एनालाइज करना है. फिजिकल हेल्थ मतलब इंडेक्स क्या है? उसको सारे मेट्रिक्स या पैरामीटर्स को एनालाइज करना है, एडवाइस देना है, पॉलिसी मेकिंग के लिए एडवाइस देना है. आपका स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस क्या है, ये सब बोलना है. सो दिस इज वेरी जेनरिक इन नेचर. आई थिंक इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. नेक्स्ट, की इंडिकेटर्स. क्या क्या इंडिकेटर्स एवेल्युएट करते हैं? तो इफ यू सी देयर आर 5 इंडिकेटर्स. पहला, रेवेन्यू जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन, असेसमेंट ऑफ स्टेट्स ओन रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स बायनेसी एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन. ओके, सो टैक्स बायनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन टैक्स रेवेन्यू थ्रू चेंज इन GSDP, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, हम ग्रॉस GDP बोलते हैं. GDP इज फॉर द कंट्री. So gross state domestic product is for the state. So if this goes up, then the tax revenue is also going up. If this goes down, then the tax revenue is also going down. How much it is going down? How much the state domestic product affect the tax revenue? So वो है tax biases. Next है expenditure management and prioritization. Evaluation of efficiency in expenditure allocation, prioritization of capital expenditure, adherence to physical discipline. Physical discipline मतलब है कि वो कितने बोरो कर रहे हैं, वो उसको how much can you borrow? You should be borrowing only that amount that you can repay, right? You should be able to repay. You should have the ability to repay. Only then you can borrow about up to that amount. That is called as fiscal discipline. तो ये सब वो अडर कर रहे हैं नहीं, वो ये सब वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट इज डेप्थ मैनेजमेंट. एनालिसिस ऑफ स्टेट्स डेप्थ टू GSDP रेशियो, इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेप्थ पोर्टफोलियो. तो पहला है रेवेन्यू जनरेशन, दूसरा है रेवेन्यू. ओके, फर्स्ट रेवेन्यू. आफ्टर यू गेट रेवेन्यू, व्हाट यू विल डू? एक्सपेंडिचर. एंड आफ्टर दैट, इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर, व्हाट यू विल डू? डेप्थ. ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल डेफिसिट. सो यू हैव borrowed more debt. Then what you have to do? You have to manage it. That is fiscal deficit management. Measurement of state's physical deficit as a percentage of the gross state domestic product. Next is overall fiscal sustainability. Composite analysis of the revenue expenditure deficit. This all four put together is this component, overall fiscal sustainability. I know it is very very easy also, and is also important. So we have to know that what are the indicators that are evaluated. पहला है revenue generation. Revenue generation के बाद क्या करेंगे? इनकम आने के बाद क्या करेंगे? खर्चा करेंगे. वो है एक्सपेंडिचर. खर्चा ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे? डेप्थ, लोन बोरो करेंगे. वो है डेप्थ. और डेप्थ को फिर हम क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए. और हम टोटली एक फिजिकली सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए. ये है 5 इंडिकेटर. तो ये अचीवर, there is achiever status, front runner status, performer status and aspiration status. You have to remember at least the first 3 in all the status. It is very important. Okay, we already read this one. Achiever, OC, Jijaji, overconfident, Jijaji, achiever. Okay, next front runner, Maharashtra, Uttar Pradesh, Telangana. Remember first 3 at least. Okay, so this one you can remember FMUT, FM Uparta. FM में FM radio. Okay, you can think it like that. FM Uparta, FM radio Uparta. Okay, FM is front runner. M Maharashtra, Upar. So Uttar Pradesh tha Telangana. Okay, next is, if you see, performer states Tamil Nadu, Rajasthan and Bihar. So you can remember it as PT Raju Bahar. So PT, so physical teacher. Okay, so PT teacher, like that you can remember. So PT Raju Bahar the. So performer Tamil Nadu and Rajasthan, Bahar is Bihar. Okay, remember this. Next is aspiration. So Kerala, West Bengal, Andhra Pradesh, Punjab. Kerala, West Bengal, Andhra Pradesh, Punjab. Here you can remember a kick would accelerate the performance. Okay, ऐसे याद कर सकते हैं. A kick would accelerate the performance, or a kick will accelerate the performance. A aspirational, a kick
will accelerate performance. So A aspirational, K Kerala, W West Bengal, A Andhra Pradesh, P Punjab. That's it. So just remember these kind of sentences. It is easy to remember only. So don't worry. Okay. इसमें ना कुछ there is nothing for you to understand this. You just have to remember things. That's all. So for how I'm just making it things easier for you. आपको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, तो वैसे वो मैं ट्राई कर रही हूँ. आपको पसंद है तो आप याद कर सकते हैं इस टेक्निक में, नहीं तो आप खुद ही याद कर सकते हैं किसी और टेक्निक में. ओके. नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश 440 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स. तो हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे. ये कब लॉन्च हुआ था? 1997 टू 1998 इस टाइम में लॉन्च हुआ था. ओके, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किए थे टू इम्पार्ट क्वालिटी अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन टू द एसटी एंड द particularly vulnerable tribal groups, children in the remote area. ओके, इसमें ना 6th to 12th एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और का बेनिफिशियरी कौन होंगे? एसटी एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स चिल्ड्रन होंगे. तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, वी नो दैट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लेकिन इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगा ना, वो कौन है? नेस्ट. ओके, घोसला, याद कर लीजिए नेस्ट. तो नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. रिमेंबर, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये प्लान करता है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट पार विद द नवोदय विद्यालय. सो नवोदय विद्यालय में कैसा एजुकेशन है, उसी तरह की एजुकेशन हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भी देना चाहिए. तो 2018-19 में इसका रिवैम्प हुआ था. सो 2018-19 में टारगेट क्या फिक्स किए थे गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 440 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. और अब देखिए तो 1 EMRS in every block having more than 50% of ST population and at least 20,000 tribal persons. Okay, फिर से बोल रही हूँ, 1 EMRS in every block having more than 50% of ST population. So इसका उस ब्लॉक का पॉपुलेशन होना चाहिए, more than 50% ST population होना चाहिए and at least 20% tribal persons होना चाहिए. उस ब्लॉक में एक EMRS डेवलप होगा. तो ओवरऑल टारगेट अपने देखें तो टू सेट अप 728 EMRS benefiting around 3.5 lakh ST students. Okay, remember this, 7 to 8 EMRS benefiting around 3.5 lakh ST students. और एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल भी होगा. हमने पहले देखा कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो यहाँ बोर्डिंग कर यहाँ जाकर रहते हैं, ये रेसिडेंशियल स्कूल है, लेकिन ये डे बोर्डिंग, सो मॉर्निंग जाते हैं और इवनिंग रिटर्न हो जाते हैं. तो इसका लिए ना, वेरेवर द डेंसिटी ऑफ द ST पॉपुलेशन इज हायर इन आइडेंटिफाइड सब डिस्ट्रिक्ट्स, हायर मतलब 90% और मोर, वहाँ ये सेटअप होगा. इट इज ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल स्कोप फॉर द ST स्टूडेंट्स सीकिंग टू अवेल स्कूल एजुकेशन विदाउट रेसिडेंशियल फैसिलिटी. तो certain parents will not send their kids for residential schools for safety person or other reasons also. तो उनके लिए ये डे बोर्डिंग स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसका है ना, उसका कंडीशन है सब डिस्ट्रिक्ट में ST पॉपुलेशन 90% और मोर, वहाँ ये एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस सेटअप होगा फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल स्कोप फॉर द ST स्टूडेंट्स. तो यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है और इसमें रेसिडेंशियल फैसिलिटी है. नेक्स्ट, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेटिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट्स. तो हमें सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स में भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए. विद ऑल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सपोर्टेड एंड दिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस will have specialized state-of-the-art facilities for one identified individual sport and one group sport. तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट और एक ग्रुप स्पोर्ट आइडेंटिफाई करेगा ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस. तो इसका फीचर्स देखेंगे. टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल शैल बी 480. सो 480 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बॉयज और गर्ल्स दोनों का सीट इक्वल होना चाहिए. एंड 10% ऑफ द सीट्स कैन बी फिल्ड बाय नॉन ST स्टूडेंट्स एंड रिजर्वेशन अप टू, इफ यू सी, 20% अंडर द स्पोर्ट्स कोटा for the deserving ST students. Remember, 10% can be filled by non-ST students or 20% under the sports quota, reservation under the sports quota. Remember. Next news है, ये एक one-liner जैसे news होगा. So, TRIFED, that is Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, collaborate किए हैं NIFT और HPMC के साथ. TRIFED ने collaborate किए हैं NIFT और HPMC के साथ. National Institute of Forestry and Technology, HPMC, Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation, Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation, to encourage tribal entrepreneurship. So ये objective type of question नहीं है,
Remember, TriFed collaborated with NIFT and HPMC. Next है the milestone of 1 million manpower resources hired through the GEM portal, Government e-Marketplace in financial 25, demonstrated growing trust and adoption of the platform across the government sector. तो 1 मिलियन मैन पावर ने उन्होंने हायर किया है थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, ठीक है। इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में हमने डिटेल में कवर किए हैं मार्च 2 को। तो इफ यू हैवंट रेड इट और इफ यू हैवंट सीन द वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच इट, ओके। बिकॉज जेम इस 20 दिन में ही बहुत सारे बारे रिपीट हुआ है पीआईबी में, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज गो एंड वॉच द जेम स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिलियन मैन पावर रिसोर्स ने हायर किया है फॉर 2025 अलोन, ओके। और जो भी पढ़े हैं ना, आप प्लीज बताइए व्हेन वाज दिस जेम पोर्टल लॉन्च्ड, किस साल में ये लॉन्च हुआ था, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। Next, NEST, National Education Society for Tribal Students. Yes, we just read about NEST. It is the implementing agency for the EMRS. तो ये ना इसका 7th फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट किए हैं, 2019 में फाउंड हुआ था और इसका 7th फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट हुए हैं। तो दिस as I told you, this is to provide high quality education to the tribal students through the Ekalavya Model Residential School. So PM Janman, that is Janman, that is Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan. Remember Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan. तो इस ये पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 75 PVTG कम्युनिटीज, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 75 कम्युनिटीज के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हेल्थ को डेवलप करना है और इकोनॉमिक मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको एजुकेशन देना, वो सब भी करना है। So it will be implemented through 9 ministries. Remember, this will be implemented through 9 ministries for the development of 75 communities. और इसका टोटल आउटले है 24,000 करोड़। सेंट्रल कंट्रीब्यूट करेगा अराउंड 15,000 और स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा अराउंड 8,000। तो अराउंड 3:1 रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। सेंटर 15,000, रिमेंबर स्टेट 8,000। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये जैन 2025 में लॉन्च हुआ था, भारत पोल पोर्टल। सो दिस वाज डेवलप्ड बाय द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक न्यू एरा है इन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च हुआ था। रिमेंबर, इट वाज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें ना एवरी एजेंसी एंड द पुलिस फोर्स इन इंडिया, दे कैन कॉन्टैक्ट द इंटरपोल to expedite the investigation via the Bharat Pol. So Bharat Pol through this Bharat Pol, they can contact the Interpol to expedite the investigation. The international police investigation, they can expedite it using this Bharat Pol. तो इस भारत पोल के अंदर 5 कंपोनेंट हैं: कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट, रिसोर्सेस। आई एम टेलिंग इट वंस अगेन, कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्सेस। ये है 5 कंपोनेंट। जस्ट हैव अ रीड थ्रू दिस। ये पीपीटी में ये पीपीटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहां आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ अपलोड होगा। तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और आरबीआई, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसबीआई और आईबीपीएस डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।